हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका हिंदी सब्जेक्ट हो जाता है, इसका जो 2022 का क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो जब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो आप लोगों के लिए तो कितना हेल्पफुल हो सकता है, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद अति लघु उत्तरीय टाइप और उसके बाद लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है ये पेपर 1 घंटे का होता है और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं 1 to 5 आपके वस्तुनिष्ठ टाइप होते हैं, 6 to 11 आपका अति लघु उत्तरीय टाइप और 12 to 18 आपके लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आपका हो जाता है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं? तो तद्भव कहलाते हैं या तत्सम कहलाते हैं या देशज कहलाते हैं या विदेशी कहलाते हैं? तो ये आपके तद्भव कहलाते हैं, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत से विकृत होकर, तो तद्भव हो जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? अब यहाँ पे देखिए नहीं है, इस पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो है उसको देख लेते हैं। तो निहार हो जाती है, नीरजा हो जाती है और गिल्लू हो जाती है। तो जो हो जाती हैं वो यहाँ पे गलत हो जाती है, क्योंकि गलत ही पूछा गया है। और जो गलत है यानी ठलवा क्लब, ये आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन है, पूरी तरह से मना कर देना, इसके लिए सटीक मुहावरा है। अंधे की लकड़ी, अक्ल का दुश्मन होना, अंगूठा दिखाना, अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो पूरी तरह से मना कर देना यानी अंगूठा दिखाना, तो सा ऑप्शन आपका राइट है। मधुशाला के रचयिता हैं तो जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो हरिवंश राय बच्चन जी हो जाते हैं, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, ये सब इन्हीं के हो जाते हैं, है ना। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। कौन महत्वपूर्ण अंग है? तो मूल्यांकन है, मापन है, छात्र है, शिक्षक है। तो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग, अगर छात्र नहीं होगा तो आप किसको शिक्षा देंगे, है ना। तो अध्यापन यानी और अधिगम यानी लर्निंग, है ना। तो इसकी प्रक्रिया, तो लर्निंग की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग छात्र हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। तो यहाँ पे आपके वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस। कथा यानी जो कथा सम्राट के रूप में हिंदी में कौन विख्यात है? तो यहाँ पे देख लेते हैं कथा सम्राट। तो कथा सम्राट के रूप में हिंदी जगत में मुंशी प्रेमचंद जी विख्यात है, देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम लिखिए। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, इनकी आत्मकथा हो जाती है। फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब आप लोग करते रहें। थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से रोज क्लासेस नहीं हो रहे हैं, कंटिन्यू क्लासेस नहीं हो रहे हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद में जो आपके जो पेपर हैं या जो भी चीज़ें हैं उनको सॉल्व कराते रहेंगे। थोड़ा सा मैनेज कर लें आप लोग। राम ने रावण को मारा, वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो राम ने रावण को मारा या राम द्वारा मारा गया, है ना। तो इस तरह से आप इसको चेंज करेंगे। औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो मूर्ख होना या मूर्खता पूर्वक कार्य करना। सुलेख किसे कहते हैं? तो सुलेख यानी कि सुंदर लेख होता है। सुलेख क्या होता है? तो सुंदर लेख। तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि आपका अति लघु उत्तरीय 1 नंबर का है तो आप इतना ही लिख देंगे, काफ़ी है। किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो राष्ट्रीय पर्व आपका कौन हो जाता है? तो आप लिख सकते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, है ना। किसी के बारे में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। हमारे देश ने अत्यंत कठिन संघर्ष कर लंबी पीड़ा झेलने के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की। निसंदेह हमें इस दिन को उल्लास सहित मनाने का अधिकार है। 15 अगस्त हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
हम अभी यह ना भूलें कि हमारा कर्तव्य अब इस झंडे फहराना और गीत गाना ही नहीं रह गया, हमें अभी अनेक बंधनों से स्वतंत्र होना है और इसके लिए लंबा संघर्ष करते हुए देश की प्रगति के सोपानों पर आगे बढ़ाते जाना है। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सुलेख, और यहाँ पे देखिए लेखन में सुलेख का महत्व बताएं, क्योंकि ये जो आपका किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर 4 पंक्तियाँ लिखी है तो ये आपका अति लघु में हो जाता है। जिस तरह से आपका अगर अति लघु में आता है तो उसके अकॉर्डिंग लिखें, लघु त्रिय में आता है तो उसके अकॉर्डिंग लिखें। ऐसा नहीं है कि आया है 1 नंबर में और बहुत लेंदी आप लिखना स्टार्ट कर दें, पता चले एक ही आप लिख पाएँ और उसके बाद आपके सारे छूट जाएँ, तो ऐसा वर्क ना कीजिएगा, आपके क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। लेखन में सुलेख का महत्व बताएं, तो देख लेते हैं। लेखन में सुलेख का महत्व, संदेही लेखन में सुलेख का उतना महत्व है जितना भाषण में सुउच्चारण का। सुलेख यदि शुद्ध नहीं होता है तो भाषा ज्ञान की स्थिति भी अधूरी कही जाएगी। लिखित कार्य शुद्ध लेखन का इसलिए महत्व है भाई, इसलिए महत्व है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है भाई, लेखन में सुलेख यानी सुंदर लेख, जब अच्छा प्यारा प्यारा लिखा होगा तो आपको कितना अच्छा लगेगा या देखने वाले को कितना अच्छा लगता है। कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो पहले भाई आपकी कॉपी चेक होती है तो सबसे पहले आपका लेख देखा जाता है, उसके बाद ये पढ़ा जाता है कि इसने क्या लिखा है ना। तो सबसे पहले तो आपका लेख ही देखा जाता है। तो इसको लेख को सुंदर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए भाई, रोज़ कम से कम 1 पेज तो लिखना ही चाहिए। जब आप 1 पेज कम से कम लिखेंगे रोज़ का तो आपकी सुलेख अच्छी हो जाएगी। तो यही हो जाता है कि लेखन में सुलेख का महत्व क्या है, तो बहुत ही ज़्यादा महत्व हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना। क्या करना होता है, तो अभ्यास करना होता है। मुहावरे का शब्दार्थ बोलचाल में बातचीत अथवा अभ्यास है। उसके बाद है हिंदी में मुहावरा विलक्षण अर्थ देने वाले वाक्यांश के रूप में लिया जाता है। ऐसा वाक्यांश जो सामान्य का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए मुहावरा कहलाता है। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद। एक ही तरह के असंख्य अनुभवों को प्रसंग के अनुसार प्रकाशित करने वाली चतुर मुहावरा कहलाती है। लाक्षणिक या क्वचित व्यंग्यार्थ में रूढ़वाक्य मुहावरा होता है। लोकोक्ति क्या है, लोकोक्ति यानी कहावत। लोकोक्ति कहावत का अर्थ है कही हुई बात, किसी घटना अथवा कहानी से संबंधित अनुभव के सार को व्यक्त करने वाली प्रसिद्ध उक्ति या कथन को लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। कहावतें देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ी सी कहावतों के बारे में समझ लेते हैं। 3 में न 13 में यानी महत्वहीन। यहाँ पे क्या है, थोथा चना बाजे घना यानी असमर्थ व्यक्ति बातें अधिक करता है। तत्वहीन को आडंबर की आवश्यकता नहीं होती, यानी जो कार्य नहीं करेगा वो सबसे ज़्यादा बोलेगा, यही तो होता है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा है। दीपावली पर्व पर 8 पंक्तियाँ लिखिए। तो यहाँ पे दीपावली पर्व पर देख लेते हैं। दीपावली को दीपों का त्यौहार या दीपोत्सव कहा जाता है। दीपावली भारत का सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ा त्यौहार है। यह त्यौहार भगवान राम की याद में मनाया जाता है जो 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। इस अवसर पर हिंदू अनुयायी मिट्टी के दीपक जलाते हैं और घरों को रंगोली से सजाते हैं। बच्चे बूढ़े और जवान सभी इस दिन देवी लक्ष्मी भगवान गणेश की पूजा करते हैं। इस दिन हिंदू अपने दोस्तों और पड़ोसियों को मिठाइयाँ और उपहार देते हैं। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, 8 लाइनें नहीं और भी बहुत सारी लाइनें लिख सकते हैं। आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो बुक में छपा हुआ है वही आप लिखें, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप अपने शब्दों में लिख लीजिएगा और ऐसा भी नहीं है कि आप अपने शब्दों ही में लिखिए। अगर आपको किताबी भाषा समझ में आती है तो आप वो लिखें, है ना। प्रमुख विराम चिन्हों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो भाई प्रमुख विराम चिन्ह कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे पूर्ण विराम हो जाता है, अर्ध विराम हो जाता है, अल्प विराम हो जाता है, प्रश्न चिन्ह हो जाता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह हो जाता है। इसमें से कोई से भी आप आपसे कितने पूछे गए यहाँ पे आप देख लेते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही वर्क कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहता है। प्रमुख विराम चिन्हों को तो 4 से 5 आप लिख देंगे तो इनफ होंगे, क्योंकि लघुत्रीय है
और अति लघु होता तो 2 लिख देते तब भी, लेकिन उसको अगर एक्सप्लेन करते तो 2 लिख देते। वैसे आप चिन्हों के नाम 4 से 5 लिख देते तो सही रहता है। तो विराम चिन्ह भेद पूर्ण विराम। पूर्ण विराम किसको कहते हैं यहाँ पे समझ लेते हैं। जो इस तरह से एक लाइन खींची होती है इसको पूर्ण विराम कहते हैं। कब लगाया जाता है? जब एक सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया जाता है तब पूर्ण विराम लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लेते हैं वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जैसे हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, भाई कंप्लीट कर लिया उसके बाद हमने चिन्ह लगा दिया। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, और कंप्लीट किया उसके बाद चिन्ह लगाया। ज़रूरी नहीं छोटा सेंटेंस हो बड़ा सेंटेंस हो, ऐसा कोई ये नहीं है कि बड़ा सेंटेंस है इसलिए लगता है, छोटा सेंटेंस है इसलिए लगता है, ऐसा नहीं। सेंटेंस को कंप्लीट करने के बाद लगता है चिन्ह। ठीक है। अर्धविराम। अर्धविराम का मतलब क्या होता है? जो पूर्ण विराम से आधा होता है वो अर्धविराम कहलाता है। तो वाक्य में छोटा विराम अर्धविराम कोमा लगाते हैं। मैं आपका काम कर दूंगा, आप निश्चिंत रहें। अल्प विराम क्या होता है? जो अर्धविराम से भी छोटा होता है ना। सबसे छोटा होता है, सबसे कम समय में रुकना होता है, यानी सबसे कम समय के लिए रुकना होता है। जैसे दो चीज़ों का नाम हमने साथ में लिया तो आपको तो लगा कि आप ठहरे ही नहीं, लेकिन हमने सांस ली। जैसे राम श्याम, सीता गीता, ऐसे करके कोई भी आप नाम ले, फल सब्जी कुछ भी, 2 सब्जियों का नाम ले, 2 वस्तुओं का नाम ले, तो ऐसे हो जाता है ना। तो बीच में आपने सांस ली तो ये आपका अल्प विराम हो जाता है। जैसे आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। तो अजर अमर आपने कहा तो बीच में आपने सांस ली। वह रोज़ आता है, काम करता है और चला जाता है, तो वो रोज़ आता है। अल्प विराम काम करता है और चला जाता है, ऐसे ही। अच्छा, फिर मिलेंगे या तुम्हें जो करना है कर लो। और विस्मयादि बोधक, जैसे कोई हर्ष उल्लास शोक, कोई बात सुनी आपने, बहुत खुशी की बात सुनी, अरे वाह मज़ा आ गया, या अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, बड़े दुख का आशय है। तो इसमें क्या होता है? वाह, अरे, छी छी। तो इस तरह में कहाँ पे लगता है? तो देखिए यहाँ पे आपका ये चिन्ह लगा। किस तरह से होता है? ये लाइन होती है और नीचे एक बिंदु टाइप होता है, तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। वेरी इंपॉर्टेंट चिन्ह ये हो जाता है, क्योंकि पूछे जाते हैं एग्जाम में कि प्रश्न चिन्ह और विस्मयादि बोधक चिन्ह के बारे में बताइए, पूर्ण विराम या विस्मयादि बोधक चिन्ह के बारे में बताइए, 4 विराम चिन्हों के बारे में बताएं, तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो अच्छी छी तुम कितने गंदे हो, ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये विस्मयादि बोधक हो जाते हैं। फिर सामासिक पद किसे कहते हैं? तो जब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर एक शब्द बनता है तो उसे सामासिक पद कहते हैं। जैसे चाय नाश्ता, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, ये हो जाता है। भाषा शिक्षण के प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं? किन्हीं 2 कौशलों के नाम लिखिए। तो भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल हैं। श्रवण, उच्चारण, पठन, वाचन, अभिव्यक्ति। जैसे सुबोपाली, हमने आपको बताया था कि सुबोपाली से इसको याद कर लीजिएगा। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना बोलना पढ़ना लिखना हो जाता है। सबसे पहला सुनना हो जाता है, फिर बोलना। भाई कोई चीज़ आप स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या करते हैं? सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं, तो ये हो जाता है। और इसके उद्देश्य क्या है? पठन की गति में तीव्रता लाना, बोध की गति में वृद्धि करना, तथ्य को स्मरण करने की क्षमता का विकास करना, पाठ में किए गए अंश की समझने की क्षमता उत्पन्न करना। अभिव्यक्ति के उद्देश्य विद्यार्थी में शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि करना। तद्भव एवं तत्सम शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं तद्भव एवं तत्सम शब्दों में अंतर। तत्सम संस्कृत के मूल शब्द होते हैं जो हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं, अग्नि, पर्यक, आम्र आदि, जबकि तद्भव शब्द तत्सम का विकसित या परिवर्तित रूप होते हैं। जैसे आग, पलंग, आम आदि हो जाता है। उसके बाद है औपचारिक एवं अनौपचारिक परिस्थितियों के अनुरूप भाषा प्रयोग पर अपने विचार लिखिए। तो आपको पता है औपचारिक एवं अनौपचारिक परिस्थिति, यहाँ पे जैसे औपचारिक भाषा अनौपचारिक भाषा पढ़ी, औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा, यहाँ पे परिस्थितियाँ कह रहे हैं। तो औपचारिक भाषा हमेशा शिष्ट एवं विनिर्मित होती है। अनौपचारिक भाषा में संसदीय शब्दों का प्रयोग स्वीकार्य है, क्योंकि औपचारिक में आप जाएंगे जैसे ऑफिस में, कॉलेजेस में, स्कूल में, तो आप क्या करते हैं? एक अपनी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जो घर पे आप बोलते हैं उस तरह से नहीं, भाई मैनर्स में रहते हैं। तो ये सभी चीज़ें हो जाती है। और घर पे आप कोई मैनर्स तो नहीं देखते हैं, आपकी जो लैंग्वेज है आप उस तरह से बोलते हैं, मम्मी पापा से बोलते हैं, आप कैसे बोलते हैं, जैसी लैंग्वेज होगी आप वैसे बोलेंगे, है ना। उसमें कोई रूल्स रेगुलेशन तो नहीं होते हैं। उसके बाद हो जाता है औपचारिक भाषा में व्याकरण के नियमों का पालन अपरिहार्य है। औपचारिक भाषा में ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है, बस भाव संप्रेषण अनिवार्य है। औपचारिक भाषा में जिसमें संभाषण या पत्राचार किया जा रहा है उसके प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे महोदय, सर, आप इत्यादि। अनौपचारिक भाषा में उसे उन्हें कुछ भी कहकर संबोधित कर सकते हैं।
औपचारिक शब्दों में आधिकारिक मान्यता प्राप्त शब्दावली का प्रयोग होता है। औपचारिक भाषा में आप देशीय शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। औपचारिक पत्राचार के अंत में भवदीय का प्रयोग करना पड़ता है। अनौपचारिक भाषा में तुम्हारा री भी लिख सकते हैं। हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन की उपयोगिता बताएं। तो हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन की उपयोगिता ताकि बच्चे शुद्ध उच्चारण करना जान जाएं, बच्चों के शब्दकोश में वृद्धि करना, अभिव्यक्ति शक्ति का विकास करना, वाचन को शुद्ध एवं प्रभावोत्पादक बनाना, वाचन में गति का विकास करना, अनुलेख सुलेख श्रुतलेख का अभ्यास कराना, अभिव्यक्ति कौशलों को विकसित करना, पठन कौशल में वृद्धि कराना आदि हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो ये 2022 का पेपर है ये सॉल्व हो चुका है। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, और अगर सेशन पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और आप लोग देखिए एक दूसरे को शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आप ही, हम तो भाई अकेले हैं, है ना, हमने तो अपना कारवां अकेले ही स्टार्ट किया है, तो आप लोग हमारी हेल्प करेंगे जब एक दूसरे को आप भेजेंगे इसको। जैसे कहते हैं नहीं कि आप लोग एक दूसरे के पास कम से कम 5 दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर करें। जब शेयर करेंगे तो हमारी फैमिली बढ़ेगी, और जब फैमिली बढ़ेगी तो हम लोग क्या होंगे, मजबूत होंगे। तो ये तो हेल्प तो आप ही लोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो आपका 2023 का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे।